हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशील बजाज। मैंने पीएचडी किया है फाइनेंस के अंदर और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई सीरीज जिसका नाम है रिस्क एंड रिटर्न। इसी सीरीज के फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपसे बात कर रहा था रिटर्न के बारे में, जहां मैंने आपको बताया कि एक इन्वेस्टर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अपनी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो हमेशा इनकम जनरेट करना होता है, जिसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से बुलाते हैं। बट हमें ये भी जानना जरूरी है कि जो इनकम होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। आपको इन्वेस्टमेंट के पीछे इनकम इसलिए मिलती है क्योंकि आप रिस्क को बियर करते हो। अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, उसको देखना ना भूलिएगा। और आज सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ रिस्क के बारे में। देखिए, रिस्क से मेरा मतलब है अनसर्टेनिटी। जब भी आप अपना पैसा किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर एक अनसर्टेनिटी रहती है कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है क्या उससे ज्यादा आप विड्रॉ कर पाएंगे या उससे कम विड्रॉ करेंगे। क्योंकि ये फ्यूचर से रिलेटेड है तो हम कभी भी 100% श्योर हो नहीं सकते हैं। और ये जो अनसर्टेनिटी है इसी को हम रिस्क के नाम से बुलाते हैं। इसके अलावा जब भी आप अपना पैसा किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ कि वो कैसा परफॉर्म करेगा। आप एक आइडिया लेके चलते हैं कि मैं इतना परसेंट इनकम जनरेट कर पाऊंगा एंड वी कॉल इट एक्सपेक्टेड रिटर्न। लेकिन वो हमारा आइडिया होता है। एक्चुअल में जो हमें रिटर्न मिलती है हम उसको रियलाइज रिटर्न के नाम से बुलाते हैं। और एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल रिटर्न के जो बीच का डिफरेंस होता है, जो डेविएशन होता है, हम उसको भी रिस्क के नाम से बुलाते हैं। तो अगर हम बात करें फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर तो रिस्क क्या है? रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग सम और ऑल ऑफ द इन्वेस्टमेंट वैल्यू। रिस्क और रिटर्न दोनों एक कॉइन की टू साइड्स हैं। मींस बिना रिस्क के रिटर्न नहीं हो सकता। और इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हम एक बहुत ही फेमस कोट यूज करते हैं विच इज मोर रिस्क मोर गेन। मतलब कि जितना ज्यादा आप रिस्क को बियर करोगे उतना ही आपके गेन की पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज होती चली जाती है। हमें यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पर मैं गेन के पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, मैं श्योर नहीं हूं। और क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं तभी यहाँ पे रिस्क क्या एग्जिस्ट करता है। देखिए, जब हम रिस्क की बात कर रहे हैं तो हम इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क एंड नॉन सिस्टमैटिक रिस्क। नॉन सिस्टमैटिक रिस्क को हम अनसिस्टमैटिक रिस्क के नाम से भी बुलाते हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं फोकस करने वाला हूं सिस्टमैटिक रिस्क के ऊपर। सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब है वो रिस्क जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर ही लाई करता है। आप चाहे किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए, आप किसी भी फर्म में अपना इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आपको वो रिस्क तो बियर करना ही पड़ेगा। जो सिस्टमैटिक रिस्क है उसको हम कई पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, जिसमें एक पार्ट है हमारे पास मार्केट रिस्क, दूसरा है हमारे पास इंटरेस्ट रेट रिस्क और तीसरा हमारे पास है परचेजिंग पावर रिस्क। जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये अनअवॉइडेबल होता है। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि अगर सिस्टमैटिक रिस्क परसिस्ट करता है तो आप अपना पैसा चाहे रिलायंस में लगा लो, चाहे इन्फोसिस में लगा लो, चाहे टाटा में लगा लो, चाहे बजाज में लगा लो, या मैं कहूँ या आईटी इंडस्ट्री में लगा लो या बैंकिंग में लगा लो, या फिर अगर आप चाहें तो आप अपना पैसा किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लगा लो, लेकिन ये रिस्क आप कभी भी अवॉइड नहीं कर पाओगे। आइए वन बाय वन समझते हैं कि ये मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और परचेजिंग पावर रिस्क क्या होता है। लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, दैट इज मार्केट रिस्क। देखिए, आपने देखा होगा कि स्टॉक एक्सचेंज में जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग होती है तो वहां पे जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ये फ्लक्चुएशंस क्यों होती हैं? क्योंकि सप्लाई और डिमांड इंटरेक्शन होती है। सप्लाई और डिमांड इंटरेक्शन के कारण इक्विलिब्रियम प्राइस निकल कर आता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। और सप्लाई और डिमांड जो होती है वो मोबिलाइज होती है एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर। मतलब जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि उसको इंस्ट्रूमेंट परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ऑलरेडी अगर उसने परचेज कर रखा है इंस्ट्रूमेंट को तो उसको होल्ड करना चाहिए या फिर उसको सेल कर देना चाहिए। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो गुड न्यूज भी हो सकती है और बैड न्यूज भी हो सकती है। जब मैं मार्केट रिस्क की बात कर रहा हूं तो मार्केट रिस्क से मेरा मतलब यह है कि कई बार कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मार्केट के अंदर इंड्यूस होती है जिसका इंपैक्ट हर कंपनी, हर इंडस्ट्री पे पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक रिसेशन, वॉर बिटवीन कंट्रीज एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर मैं इन तीन फैक्टर्स को लेके चलूं, अगर हमारी कंट्री की इकोनॉमी स्टेबल नहीं है तो इसका पूरा का पूरा इंपैक्ट हर इंडस्ट्री, हर कंपनी पे देखने को मिलेगा। अगर मैं ये कहूं कि इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया चाइना में वॉर हो गई तो इसका इंपैक्ट भी हर कंपनी को बियर करना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर हमारी कंट्री का जो पॉलिटिकल
सिस्टम है अगर वो स्टेबल नहीं है, बार बार हमारी जो सरकार है वो गिर रही है, या मैं ये कहूँ कि किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रेसिडेंशियल रूल अप्लाई हो रहा है, तो इसका भी इम्पैक्ट जो है कंपनीज पे आएगा। अब आप अपना पैसा किसी भी इंडस्ट्री में लगा लीजिए, आपको ये रिस्क तो बियर करना ही पड़ेगा। इसको हम कहते हैं मार्केट रिस्क। और क्योंकि इसका इम्पैक्ट हर कंपनी हर इंडस्ट्री पे पड़ता है, तो हम कहते हैं कि ये नॉन अवॉइडेबल रिस्क होता है। यू कैन नॉट अवॉइड सच काइंड ऑफ रिस्क। देन वी हैव इंटरेस्ट रेट रिस्क। देखिए इंटरेस्ट रेट रिस्क से हमारा क्या मतलब है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक है आरबीआई। आरबीआई का काम क्या है, कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन क्यों होता है, क्योंकि मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी होती है, अगर वो ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगा। और अगर आरबीआई इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना चाहता है तो उसको डायरेक्टली कंट्रोल करना पड़ेगा सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर। सप्लाई ऑफ मनी पे कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आरबीआई को जनरल पब्लिक को मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो अपना जो पैसा है वो सरकार को दे। और सरकार कैसे उनसे पैसा लेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशू करेगी, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देगी। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टर क्या करेगा, उस इंटरेस्ट के लालच के अंदर अपना जो पैसा है वो इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा, जिससे क्या होगा, मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस हो जाएगी और वो पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। अब जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं हम उसको रिस्क फ्री बॉन्ड्स भी कहते हैं, मतलब सरकार के डिफॉल्ट करने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। अब इससे होगा क्या, अगर मैंने अपना पैसा किसी भी पब्लिक कंपनी में मान लीजिए डिवेंचर में लगा रखा है, और अगर मुझे सरकार भी ज्यादा इंटरेस्ट के ऊपर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो पब्लिक कंपनी ना होके गवर्नमेंट बॉन्ड्स होंगे। तो मैं क्या करूंगा, अपना पैसा नॉन गवर्नमेंट बॉन्ड से निकाल कर गवर्नमेंट में इन्वेस्ट कर दूंगा। अब जो नॉन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, मतलब जो पब्लिक कंपनीज हैं, अब उनके डिवेंचर कोई परचेज नहीं कर रहा। अब यहां पर वो भी क्या करेगी, पब्लिक कंपनी जनरल इन्वेस्टर को मोटिवेट करने के लिए वो भी क्या करेगा, अपने बॉन्ड्स का इंटरेस्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब एज एन इन्वेस्टर अगर मान लीजिए मैंने अपना पैसा पब्लिक कंपनी में इक्विटी शेयर्स में लगाया हुआ है, सिमिलरली वही पब्लिक कंपनी अगर मुझे बॉन्ड्स भी दे रही है, तो यहां पर अगर बॉन्ड्स में मुझे अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैं प्रेफर करूंगा बॉन्ड्स को। क्यों, क्योंकि बॉन्ड्स के ऊपर मुझे रेगुलर इंटरेस्ट मिलेगा और कंपनी की लायबिलिटी है मुझे इंटरेस्ट पे करना। लेकिन इक्विटी शेयर के केस में क्या है, डिविडेंड देना उनकी लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि डिविडेंड कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन इनकम ऑफ द कंपनी। अगर इनकम होगी तो कंपनी डिविडेंड देगी, अदरवाइज नहीं देगी। लेकिन बॉन्ड्स होंगे तो मुझे इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एज एन इन्वेस्टर मैं क्या करूंगा, अगर पब्लिक कंपनी मुझे अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बॉन्ड्स दे रही है तो मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं उस पब्लिक कंपनी के शेयर्स ना लेके बॉन्ड्स लूं। और मैं अपना पैसा अगर इक्विटी शेयर से विड्रॉ कर लूंगा और बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर दूंगा, तो इक्विटी शेयर के अंदर क्या होगा, एकदम सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी शेयर की और मार्केट में उसका प्राइस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ये जो तीन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, नॉन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, ये इक्विटी शेयर्स हैं, ये आपस में एक साथ कोरिलेटेड हैं। और अगर एक जगह पर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो उसका इंपैक्ट ओवरऑल आपको हर इंस्ट्रूमेंट पे देखने को मिलेगा और आप इसको इग्नोर नहीं कर पाओगे। अब आपने चाहे अपना पैसा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लगाया है या फिर किसी और इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। देन वी हैव परचेजिंग पावर रिस्क। देखिए परचेजिंग पावर से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि जो इनकम आप लोग जनरेट करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में, उसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से बुलाते हैं। और हम रिटर्न को दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, नॉमिनल रिटर्न एंड रियल रिटर्न। नॉमिनल से मेरा मतलब क्या है कि जो पैसा आपने अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ है उसके ऊपर जो एक्चुअल में आपको परसेंटेज ऑफ इनकम जनरेट हो रही है, दैट इज योर नॉमिनल रिटर्न, जिसके अंदर आपने भी इन्फ्लेशन को, टैक्सेस को या और कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसे कंसीडर नहीं किया। इट मींस इट जस्ट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ मनी। अगर मैं रियल रेट ऑफ रिटर्न की बात करूं तो जो इनकम आप अपने इन्वेस्टमेंट के पीछे जनरेट करते हो उसमें से इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, टैक्सेस को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद जो रेजिडुअल इनकम बचेगी वो आपकी रियल इनकम होती है। मतलब जो रियल इनकम होती है वो क्या होती है, जो इनकम आपकी परचेजिंग पावर को क्या करती है, इंक्रीज करती है। मतलब जो आपकी किसी भी पर्टिकुलर आइटम को परचेज करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, वी कॉल इट रियल इनकम। तो जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में तो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन रियल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये जो रिस्क है ये बिल्कुल एक्सटर्नल है, इन्फ्लेशन हो गया, टैक्सेस हो गए। अब ये जो फैक्टर्स हैं, दीज फैक्टर्स आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल एंड वी कैन नॉट कंट्रोल दिस। क्योंकि इन्फ्लेशन अगर मार्केट में बढ़ रहा है तो वो इट इज ड्यू टू सप्लाई ऑफ मनी। टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, हम तो कंट्रोल कर नहीं सकते। अब अपना पैसा किसी मर्जी इंडस्ट्री में लगा लीजिए, लेकिन आपको इस तरह के रिस्क से तो एक्सपोज होना ही होगा।
आइए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से। देखिए, रियल रेट ऑफ रिटर्न है, मान लीजिए हमारे पास एक इन्वेस्टर है, उसने 15% रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अर्न किया है और जो करंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन है 7% है, तो क्या उसकी एक्चुअल रिटर्न 15% हुई? यहाँ पर देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, न्यूमरेटर में आप देख रहे होंगे 1 प्लस NRR मतलब नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, और डिनोमिनेटर में देख रहे होंगे 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट एंड -1। यहाँ पर जो NRR है मतलब कि जो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितनी है 0.15, जो आपने यहाँ पर एंटर कर दिया, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना चल रहा है हमारा 7% विच इज 0.07, और हमने पूरा का पूरा कैलकुलेट किया और हमारा जो रियल रिटर्न निकल कर आया वो आया 7.5%। मतलब कि एक्चुअल में जो आपकी इन्वेस्टमेंट के कारण इनकम जनरेट हुई वो 15% ना होके सिर्फ 7.5% है। मतलब आपकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो 7.5% से इंक्रीज हुई है, 15% से इंक्रीज नहीं हुई है। आइए समझते हैं एक और एग्जांपल से। हमारे पास एक इन्वेस्टर है, ये हमारे पास इन्वेस्टर जो है कार लेने को प्लान कर रहा है और जो कार का प्राइस है 5 लाख रुपीस है। सिमिलरली इसके पास एक और ऑप्शन है, बैंक है, बैंक कहता है कि आप मुझे अपना डिपॉजिट दे दीजिए, मैं आपको 10% रिटर्न देने को तैयार हूँ। अब ये इन्वेस्टर सोचता है कि अगर मैं अपना पैसा बैंक को दे दूं तो मुझे आफ्टर 1 ईयर 50,000 रुपीज का मार्जिन हो जाएगा, मतलब मैं 5 लाख रुपीज बैंक को दूंगा और आफ्टर 1 ईयर बैंक विल बी गिविंग मी बैक 5.5 लाख रुपीज। तो इन्वेस्टर ने डिसीजन ये लिया कि मैं अपनी कार बैंक को पोस्टपोन कर देता हूँ 1 साल के लिए, और उसने अपना पैसा जो था बैंक को दे दिया। अब 1 साल बाद क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई। महंगाई ऐसे बढ़ी कि जो कार का प्राइस था वो 15% इंक्रीज हो गया। मतलब जो गाड़ी पिछले साल उसको 5 लाख रुपीस की मिल रही थी, अब वही कार उसको 5.75 लाख की अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अब क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या इन्वेस्टर ने पैसा अर्न किया? अगर मैं यहाँ पर बात करूं रियल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, उसको बैंक से कितना मिला 10% विच इज नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, और जो इन्फ्लेशन है वो कितना है 15%। हमने फॉर्मूला पुट किया यहाँ पर, ऊपर आप देख रहे हो न्यूमरेटर के अंदर मैंने NRR को डाला हुआ है, नीचे मैंने रेट ऑफ इन्फ्लेशन को लिया विच इज 15%, और यहाँ पर मैंने पूरी की पूरी कैलकुलेशन करी तो मुझे एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करने से मतलब जो मैंने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया था मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ पर मुझे -4.34% का रिटर्न जनरेट हुआ। मतलब मेरा जो पैसा था उसकी जो परचेजिंग पावर है वो ऑलमोस्ट 4.50% से रिड्यूस हो चुकी है। मतलब अगर मैं गाड़ी ले लेता पिछले साल तो बेटर ऑप्शन था मेरे लिए। अब मुझे इनकम तो जनरेट हुई 50,000 की बैंक से, लेकिन कार का प्राइस बढ़ गया 75,000 से, मतलब मुझे 25,000 फर्दर और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन था वो सही नहीं था, वो गलत था। तो यही टॉपिक था मेरा सिस्टमैटिक रिस्क को लेकर। इसी सीरीज के थर्ड पार्ट के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं अनसिस्टमैटिक रिस्क के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।